नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 में। मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। दिन की बड़ी और ज़रूरी खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। शो आगे बढ़ाएं, आज की खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आज कार्यक्रम में खास क्या है। तो आज शुरुआत होगी मोबाइल टैरिफ महंगे होने से घटते उपभोक्ताओं की। इसके बाद जायजा लेंगे सोने के तपते बाजार का, स्टार्टअप आईपीओ में आई गिरावट का, और उसके बाद अंत में एवीजी शिपयार्ड के घोटाले पर बात करेंगे क्योंकि यहां परतें अब खुलने लगी हैं। मोबाइल के प्लान महंगे होते ही ग्राहक मुफ्त में मिले सिम कार्ड बंद कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में वायरलेस मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या घटने लगी है। ट्राई का ताजा आंकड़ा यह बताता है कि दिसंबर के दौरान देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1.25 करोड़ 1.28 करोड़ ग्राहक घट गए हैं। सर, जियो के ग्राहक सबसे ज़्यादा घटे हैं। कुछ एक कंपनियों में मामूली बढ़ोतरी आई, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो घटी है। कितनी चिंता की बात होनी चाहिए ये कंपनियों के लिए, उपभोक्ताओं का घटना, और क्या कंपनियों की अगली रणनीति होगी इसके बाद? शुभम, कंपनियों के लिए उतनी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। कंपनियां कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। ये चिंता की बात होनी चाहिए दरअसल सरकार के लिए और बाकी लोगों के लिए, जिन्हें ये ज़रूरत है कि भारत में ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल सर्विस रहे, और जो डिजिटल इंक्लूजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो डिजिटल डिवाइड बढ़ा है हमारे कोविड के दौरान, महामारी के दौरान, उसे रोकने के लिए इस गिरावट की दो वजहें हमें दिखाई देती हैं। पहली वजह तो ये कि कंपनियों के पास जो ऐसे सब्सक्राइबर थे जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर थे, या जिनके पास कई सारे सिम थे, या 2 सिम थे, या 3 सिम थे, जिन्हें मुफ्त सिम दिए गए थे, उनकी चर्निंग हुई है, उनकी सफाई हुई है। पर इस आंकड़े के भीतर जाने पर यह दिखाई देता है कि टैरिफ हाइक का एक बड़ा असर मोबाइल कंपनियों के सब्सक्राइबर बेस पर पड़ा है, और खासतौर से वो सब्सक्राइबर बेस जो नीचे है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पर है। वहाँ से एक चर्निंग शुरू हुई है, जो लगभग 1.3 मिलियन के आसपास लोग जो बाहर निकले हैं। इसका असर हमें ये दिखाई दे रहा है। अगर आप टीआरआई के आंकड़े से देखें तो सारी कंपनियों ने मोबाइल के टैरिफ बढ़ाए हैं, और उस टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण कंपनियों के जो कस्टमर्स हैं उनमें गिरावट आई। अभी एक चिंताजनक बात है, क्योंकि हम जो लोग नियमित मनी सेंट्रल या इकोनॉमिकम को देखते रहे हैं, करीब 2 महीने पहले की बात है जब हमने इस विषय पर चर्चा की थी, और हमने बताया था कि टेलीकॉम कंपनियों में टैरिफ बढ़ाने का दौर शुरू हो रहा है, और इसका असर भारत में सस्ती सेवाओं पर पड़ेगा। और वो हमारे सामने 1 महीने या 2 महीने के भीतर आ गया कि भारत में जैसे ही टेलीकॉम सर्विस महंगी होने लगी, तो या तो लोगों की डेटा की खपत घट गई, या बहुत सारे लोग उस सर्किल से, या जो मोबाइल कम्युनिकेशन की जो सब्सक्राइबर सर्किल थी, उससे बाहर हो गए, यानी उस दायरे से बाहर निकल गए। और ये एक बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। कंपनियों के नजरिए से अगर हम इसे देखें तो दूसरे तरीके का इंटरप्रिटेशन आता है। पर अगर व्यापक रूप से भारत में देखें, क्योंकि भारत में भी बहुत बड़ी आबादी, करीब 55-60% लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन्स बहुत बड़ी आबादी के पास नहीं है। इन सारे लोगों को टेलीकॉम के दायरे में या इंटरनेट के दायरे में लाने से पहले ही हमने टेलीकॉम की महंगाई को बुला लिया है, टेलीकॉम की महंगाई शुरू हो गई है। बिल्कुल सर, यहाँ पर मेरा अगला सवाल यही था कि अब क्योंकि अभी तो कंपनियां खुलकर कह रही हैं कि इस साल भी हम टैरिफ बढ़ाएंगे, सेवाएं और महंगी होंगी, फिर उस डिजिटल इंडिया का क्या होगा? क्योंकि सरकार की कोशिश तो ये है कि हर चीज़ को डिजिटल किया जाए, पारदर्शिता आएगी, लोगों को सीधे बेनिफिट पहुंचेंगे। अगर टैरिफ लगातार महंगे होते जाते हैं और पिरामिड के लोग निकलने शुरू हो चुके हैं, तो डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो दरअसल कितना दूर हो जाएगा? शुभम, हम टिपिकल डुओपोली मोनोपोली बाजार में फंस चुके हैं टेलीकॉम के मामले में। बाजार 2 बड़ी कंपनियों के बीच बटा है, 2 छोटे सब्सक्राइबर या ऑपरेटर्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों की अगर आप बैलेंस शीट को कायदे से देखें, उनके डेटा की एनालिसिस करें, तो आपको दिखाई देगा कि हर टेलीकॉम कंपनी ने 2022 के लिए अपनी ग्रोथ में सबसे ऊपर टैरिफ हाइक को रखा है, यानी उनका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर टैरिफ हाइक होने वाला है। एयरटेल ने अपने तिमाही नतीजों के बाद स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो आने वाले समय में टैरिफ बढ़ाएगी, जबकि टैरिफ अभी नवंबर-दिसंबर में बढ़े हैं। वोडाफोन आइडिया, जो कि अभी भी कर्ज में दबी हुई है, इस रियायत के बाद जो सरकार ने उसे रियायत दी, उसके बाद भी वो टैरिफ बढ़ाने की बात कह रही है। जियो भी शायद उसे फॉलो करेगी। तो कंपनियां 2 चीज़ों पर फोकस कर रही हैं। कंपनियां ये चाहती हैं कि जो सस्ते सब्सक्राइबर हैं वो चले जाएं, उनका 200 रुपये और 300 रुपये का आरपू मेंटेन रहे, और उस आरपू को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप टैरिफ लगातार बढ़ाते रहें। तो टैरिफ बढ़ना जारी रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कंपनियों के नतीजों से, रिजल्ट को पढ़कर हमें निकलती है। दूसरी
चीज़ है कि कंपनियां अपने फोकस में अब 4G का सब्सक्रिप्शन बढ़ाने पर काम करेंगी। जितने अधिकतम लोगों को 4G का पेनिट्रेशन लाया जा सके उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगी, क्योंकि 5G आने वाला है और उन्हें लगता है कि 5G आने के बाद जो उनका प्रीमियम कस्टमर है, ऊपर का कस्टमर है, जो सबसे अच्छा आरपू देता है, उसका एक ठीक ठाक चंक शिफ्ट हो जाएगा 5G की तरफ। जो 1500-2000 रुपए के आसपास का महीने का बिल पे करते हैं, वो बेहतर डेटा सर्विसेज के लिए 5G की तरफ चले जाएंगे, तो 4G उनका ब्रेड एंड बटर होने वाला है। तीसरी चीज ये कि जो प्रीपेड के नीचे के प्लान हैं, जहां पर मुफ्त डेटा सर्विस मिलती है, सस्ते प्लान है, वो कंपनियों के लिए बहुत फायदे का सौदा नहीं बचे। तो कंपनियों के नजरिए से देखें तो बहुत स्पष्ट है कि टेरिफाई के जरिए उनकी ग्रोथ आएगी। डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। डिजिटल इंडिया के लिए चुनौती है कि एक तरफ आप भारत में हर सारे ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन करना चाहते हैं कि लोग बड़े पैमाने पर जाकर यूपीआई का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, सारी सेवाओं की ऑनलाइन एक्सेस करें, अपनी ज़रूरी सेवाओं की भी ऑनलाइन एक्सेस करें, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करें, ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, और दूसरी तरफ मोबाइल के टैरिफ और मोबाइल हैंडसेट की प्राइस वो भी इसमें शामिल है। दोनों चीज़ें, यानी जो डिवाइस जो एक्सेस है और जो डिवाइस है, दोनों की कीमतें बढ़ रही। अब ये बहुत अजीब सा अंतर विरोध या असंगत है कि एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास डिजिटल इंक्लूसिवनेस एक्सेस होनी चाहिए। हमें नहीं भूलना होगा कि पिछले 2 साल की मंदी के दौरान भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा 50% 40% के आसपास स्टूडेंट्स केवल डिजिटल एक्सेस नहीं होने के कारण, हाथ में स्मार्टफोन नहीं होने के कारण, घर में डेटा नहीं पहुंचने के कारण एजुकेशन के सिस्टम से बाहर हो गए हैं। अब ये वो दुविधा है जहां सरकार को एज ए रेगुलेटर, एज अ लाइसेंसर इंटरवीन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये मोनोपोली का बाजार कहीं ऐसा ना करे कि बाद में बहुत सारे लोगों के लिए फोन नीचे के लेवल पर अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए, या वो बहुत सस्ती सेवा लेकर काम कर सके। तो फिर ये जो पूरा डिजिटल एक्सेस का ड्रीम है और लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने का ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अगर टैरिफ हाइक हुए तो निश्चित तौर पर प्रीमियम कस्टमर पर उतना असर नहीं पड़ेगा, कंपनी के नज़रिए से अच्छा होगा, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी जो अभी डिजिटल एक्सेस से बाहर है, उसका अंदर आना और मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है सोने के बाजार से जुड़ी, गोल्ड के बाजार से जुड़ी। सोने की कीमतें 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गईं। ग्लोबल मार्केट में भाव $1900 प्रति औंस के पार निकल गए। सोमवार को कमोडिटी बाजार MCX यानी कि भारत के बाजार में भी जो सोना है वो 50,127 रुपए के पार पहुंच गया। सर, मुझे अच्छे से याद है कि करीब 10 दिन पहले की बात है, 8 एपिसोड हुए होंगे, आपने इसी प्रोग्राम में बताया था कि तमाम नेगेटिव खबरें हैं फेड के ब्याज दर हाइक होने की खबर से, लेकिन एक अच्छी खबर यह थी कि सोने की कीमतों में तेजी आएगी। 1900 का स्तर उस समय आपने कहा था कि मार्केट में लोग ऐसा बता रहे हैं कि मिल सकते हैं, उससे हम पार निकल गए। ये तेजी की वजह क्या है और अब आप अगले आंकड़े क्या बता रहे हैं? तेजी की वजह वही है जो हमने डिस्कस की थी शुभम। तेजी की वजह अकेले यूक्रेन और रूस की क्राइसिस नहीं है। तेजी की वजह महंगाई है। महंगाई के कारण सोना एक बड़ी हेज होता है। स्टॉक मार्केट्स में गिरावट हो रही है, बिकवाली आ रही है, तो लोग उस फंड्स को शिफ्ट कर रहे हैं, तो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। हमने क्रिप्टो में भी काफ़ी सेल्स देखे हैं। क्रिप्टो से भी जो भी फंड निकल पा रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो सोना एक ऐसा एसेट है जिसने पिछले 2 साल की रैली में भाग नहीं लिया था उस तरह से, लेकिन अब सोना तेजी से ग्रो कर रहा है। तो 1900 साढ़े 1900 के डॉलर के आसपास का अगला स्तर दिखाई देता है और भारत में 50,000 से थोड़ा सा मतलब सांस भर की दूरी पर सोना खड़ा हुआ है। अभी भी हमारे पास पिछले साल का जो सबसे बड़ा स्तर है उससे नीचे है, लेकिन भारत में सोना अपनी आने वाले 2-3-4 महीनों में ऐसी कमोडिटी होगी जिसको देखना होगा, क्योंकि अगर रुपया कमज़ोर होता है, अगर डॉलर मजबूत होता है, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी ही मार्च में, उसका सबका असर हमें सोने की भारत की कीमत पर दिखाई देगा। तो इसलिए सोने का आउटलुक, गोल्ड का आउटलुक हमें बाजार से ब्याज दरें बढ़ने के साथ इस तरीके का मिल रहा है। तो इसलिए आप भी अगर गोल्ड के निवेशक हैं तो आप इस पर करीब से नज़र रखिए, इसके मूवमेंट पर। बिल्कुल। चलिए अब गोल्ड के बाजार से आप आ जाइए स्टॉक मार्केट पर, यानी कि शेयर बाजार पर। शेयर बाजार में पिछले कुछ एक महीने में जो टेक स्टार्टअप तारे बने हुए थे निवेशकों की आंखों के, वो अचानक सरदर्द बन गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस पर चर्चा करेंगे अंशुमान जी से, लेकिन उससे पहले देखिए आप हर्ष चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। चंडीगढ़ में रहने वाले आनंद बड़ी दुविधा में हैं। उन्हें आईपीओ में जोमेटो के शेयर मिले थे। 53% प्रीमियम पर शेयर की बढ़िया लिस्टिंग भी हुई थी, लेकिन आनंद ने इसे ना बेचकर बने रहने का फैसला किया। 76 रुपए के इशू प्राइस वाला जोमेटो 169 रुपए प्रति शेयर का हाई छूकर फिलहाल 86 रुपए पर कारोबार कर रहा है। बाजार में आई तेज गिरावट में शेयर एक बार तो इशू प्राइस के नीचे भी चला गया। आनंद अकेले नहीं है। स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले लाखों निवेशक अब इन स्टार्टअप्स में खुद को फंसा महसूस कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आसमान में चमक रहे ये सितारे
बीते 2 महीने में जैसे जमींदोज हो गए हैं। जोमैटो, नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार समेत तमाम स्टार्टअप शेयरों का हाल एक जैसा है। इन शेयरों में लोगों की पूंजी 20% से लेकर 62% तक डूब चुकी है। इन कंपनियों के वैल्यूएशन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। कैश बर्निंग के फॉर्मूले पर टिके इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल में मुनाफा फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रहा। केआर चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के एमडी देवेंद्र चौकसी इसी का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं ये कंपनियां अभी भी मुनाफे के लिए जंग कर रही हैं और इनकी वैल्यूएशन ज्यादा है। ये इन पैरामीटर्स पर अभी खरी नहीं उतर रही हैं। तकनीक पर टिकी ये कंपनियां जब बाजार से बाहर थीं तो दुनिया जहान के चक्रों से भी बची थीं। अब ये मैदान में दाखिल हो गई हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव को भी देख रही हैं। रूस यूक्रेन में बने जंग के हालात तो इन्हें डरा ही रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने के इशारे और ऊंची महंगाई ने भी इनकी टांगे पकड़ ली हैं। जैसे ऊपर चढ़ने का हर रास्ता ही खत्म हो गया है। बेचारे निवेशकों को क्या पता था कि मुनाफे का सपना उन्हें दर्द के दौर में ढकेल देगा। इतनी कहानी के बाद अब जरा इनके बही खातों पर भी नजर डाल ही लेते हैं। दिसंबर 2021 में पेटीएम की कमाई पिछले साल से 89% बढ़कर 1456 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन इसके लॉस भी 45% बढ़े हैं और 778.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। दिसंबर 2021 तिमाही में इस गेमिंग कंपनी का प्रॉफिट 17% लुढ़क कर 14.8 करोड़ रुपए रह गया है। निवेशक इससे बेहद निराश हैं। मौजूदा फिस्कल की तीसरी तिमाही में नायका का प्रॉफिट 59.5% गिरकर 27.9 करोड़ रुपए रह गया है। कंपनी का रेवेन्यू जरूर 35.9% बढ़कर 1098.4 करोड़ रुपए रहा है। कार्टरेट को दिसंबर 2021 में 23.4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। एक साल पहले कंपनी को 18.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और ये 14.7% बढ़कर 88.8 करोड़ रुपए हो गया है। 2021-22 की तीसरी तिमाही में जोमैटो ने अपने लॉस का अंतर 81% कम किया है। अब कंपनी का घाटा 67.2 करोड़ रुपए रह गया है, लेकिन इसकी बड़ी वजह फिट्सो को 316 करोड़ रुपए में स्टेक बेचने से हुई कमाई है। 2021-22 की तीसरी तिमाही में पीबी फिनटेक का कंसोलिडेटेड लॉस 298 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले इस तिमाही में कंपनी को 19.58 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। कंपनी का रेवेन्यू 367.27 करोड़ रुपए रहा, जो 73% ज्यादा है। ये पहले 212 करोड़ रुपए था। अब निवेशक क्या करें? आगे क्या इन कंपनियों के दिन फिरेंगे? तो एक्सपर्ट को तो हाल फिलहाल में इसमें जान लौटती नहीं दिख रही। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर कहते हैं, बेहद ऊंची वैल्यूएशन और लॉस से इन कंपनियों के शेयर आगे भी प्रेशर में रहेंगे। निवेशक जोखिम से बच रहे हैं। मनी 9 की सलाह है कि आने वाले दिनों में किसी स्टार्टअप में पैसा सिर्फ नाम देखकर ना लगाएं, उधार या कर्ज लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिस्टिंग पर मुनाफे का लालच आपके पोर्टफोलियो पर भारी पड़ सकता है। सर, स्टार्टअप आईपीओ की हालत बड़ी ख़राब हो गई। वैल्यूएशन पर मुझे याद है आप पहले भी हम लोगों ने चर्चा की और आपने कहा कि एक हमेशा कंसर्न बना हुआ है, लेकिन और कुछ भी क्या बदल गया कि 2-3 महीनों में जिनको हाथों हाथ लिया जा रहा था, कई कई गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे थे, धमाकेदार लिस्टिंग हो रही थी, रातों रात ऐसी पूरी कहानी क्या बदल गई? शुभम में सारे सितारे जमीन पर आ गए जो जिन्हें हम ये सवाल दरअसल हमें भी उन सारे लोगों से पूछना चाहिए जब ये स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप्स आ रहे थे और 50-50, 60-60 पन्नों की रंगीन रिपोर्ट्स हमारे मेल बॉक्स में आकर गिरती थीं, जो हमें बताती थी कि ये फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप दांव लगा सकते हैं। तब भी ये बात कई सारे कंट्रेरियन पर्सपेक्टिव उस समय भी बाजार में उपलब्ध थे। हालांकि कई बड़े लोग थे जो उन कंट्रेरियन पर्सपेक्टिव्स को नकार रहे थे, पर बहुत सारे सवाल उस समय भी उठे थे कि आखिर एक लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन ऐसा कैसे हो सकता है जो लगातार मुनाफा नहीं कमा रही हो, नुकसान कमा रही हो। आप बाकी सारी गणित को छोड़ दें, आप ये माने कि कैश बर्निंग इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पर बाजार की दृष्टि से, निवेशक की दृष्टि से तो ये समझना जरूरी है कि कंपनियां कंसिस्टेंटली लॉस मेक कर रही हैं और इनके लॉस बढ़ते चले जा रहे हैं। होता यह है कि शेयर बाजार आमतौर पर फिनोमेना पर, ट्रेंड पर ड्राइव करते हैं, और जब ये शेयर आए तो इनमें जिन लोगों ने खरीदारी की और इसके बाद जब इनकी लिस्टिंग हुई तो लगा कि जैसे शेयर बाजार को बहुत कुछ मिल गया। अब जबकि बाजार में जरा गिरावट आई, कंपनियों के नतीजे निकलना शुरू हुए और वो सारी कंपनियां जिनके ऊपर बड़े बड़े तारीफ में बड़ी बड़ी चीजें लिखी गई थी, उनके जब आंकड़े खुलना शुरू हुए, और जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में बताया कि जब तक बाजार में नहीं आए थे तब तक लोगों को पता नहीं था कि इनके अकाउंट्स में क्या था। अब इनके अकाउंट सामने आते हैं तो आपको दिखता है कि आपने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, 100 रुपया लगाया, 62 रुपया रह गया।
बिल्कुल रह गया, क्योंकि कंपनी का लॉस बढ़ा है और कंपनी के पास फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं। यहां से भारत की स्टार्टअप लिस्टिंग का ये टर्निंग पॉइंट है। यहां से एक दूसरी दिशा शुरू होती है। ये जो नया फिनोमेना पिछले 5-6 महीने 7 महीने में बना था कि भारत की स्टार्टअप कंपनियां दौड़ती चली आती थी, ह्यूज वैल्यूएशन लगाती थी, लोग सवाल उठाते थे, उनको नकार दिया जाता था, वो अब स्टार्टअप कंपनियों को फ्यूचर में नए सिरे से अपने आप को देखना पड़ेगा और रेगुलेटर्स को भी देखना पड़ेगा। शुभम, जिन रेगुलेटर्स ने इनके ऑफर डॉक्यूमेंट अप्रूव किए, जिन रेगुलेटर्स ने इनके वैल्यूएशन अप्रूव किए, वहां भी अब काफी खलबली है, काफी गहरी खलबली है। वहां भी गहरी चिंताएं हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है स्टार्टअप कंपनियों को, आखिर इन्हें क्यों लिस्टिंग की इजाजत दी गई, क्यों इन्हें ऐसे वैल्यूएशन करने की इजाजत दी गई, जिससे कि निवेशक खड़े खड़े सामने अपना नुकसान होते देख रहे हैं। सर, निवेशकों के लिए तो मुझे लगता है तमाम नसीहतें आ गई, क्योंकि शेयर प्राइस ही भाव ही भगवान है, भाव ने दिखा दिया। क्या नियामक सेबी भी कुछ इससे सीखेगा? सेबी बहुत थिला हुआ है, सेबी को सीखना चाहिए था इस बात को। जब ये वैल्यूएशन की डिबेट शुरू हुई थी स्टॉक मार्केट में कि इन कंपनियों के स्टॉक्स की वैल्यूएशन क्या होती थी, तभी सेबी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अब सेबी ने एक चर्चा पत्र या एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया जिसमें 5 मार्च तक उसका जवाब आना है, जिसमें सेबी को खुद ही रियलाइज हुआ है। आप सोचिए भारत के रेगुलेटर्स कैसे देखते हैं। सेबी को खुद ही रियलाइज हुआ कि इनके वैल्यूएशन का मामला कुछ ठीक नहीं है। इनके ऊपर जो वैल्यूएशन के फार्मूले लगाए जाते हैं, जो ब्रिक एंड मोर्टार या पुराने स्टॉक्स के फार्मूले हैं, जैसे कि किसी कंपनी को के वैल्यूएशन के लिए आप उनका ईपीएस, उनकी अर्निंग पर शेयर, उनके रेवेन्यूज, बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं, जो केपीआईज बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो लगाए जाते हैं, वो इन पर लागू ही कैसे होंगे, क्योंकि ये तो कंसिस्टेंटली लॉस में है। तो इनकी अर्निंग कैसे दिखाई देगी? ये कंसिस्टेंटली लॉस में और लंबे समय तक के लॉस कमाते रहेंगे। तो सेबी ने ये कहा है कि अब हम एक नए किस्म का फार्मूला लेकर आएंगे इन कंपनियों के वैल्यूएशन के लिए ताकि हमें ये पता चल, लोग निवेशकों को और पारदर्शिता के साथ ये पता चल सके कि आखिर अब इस स्टॉक को खरीदने से पहले इसके लॉस का प्रोजेक्शन क्या है, उसे अर्निंग कब तक हो पाएगी। और इसके लिए सेबी ने एक बड़ा चर्चा पत्र जारी किया है। 5 मार्च तक शायद उसके ऊपर सेबी के पास जवाब आएंगे और हमें लगता है कि सेबी जल्द ही स्टार्टअप कंपनियों के मार्केट में लिस्टिंग के नियम बदलेगी, उनके वैल्यूएशन के नियम बदलेगी। और उस वैल्यूएशन के नियम बदलने के बाद कम से कम इतना तो जरूर होगा कि निवेशकों को ये समझ में आएगा कि जिस कंपनी का स्टॉक वो खरीद रहे हैं वो लॉस मेकिंग और कब तक वो लॉस करती रहेगी। और जिससे मुझे लगता है कि बाजार में जो आईपीओस की स्टार्टअप आईपीओस की इशू की पाइपलाइन है वो थोड़ी सी कुड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को इस वैल्यूएशन के नए पैरामीटर्स पर अगर सेबी लेकर आती, कोई दबाव नहीं होता है तो उन्हें अपने इशू प्राइस का बेसिस बदलना पड़ेगा। और कम से कम इतना तो होगा ही कि हमें बहुत हाई और बहुत इरेशनल लॉजिकल वैल्यूएशन तो देखने को नहीं मिलेंगे। वास्तविक कीमत पर निवेशकों को शेयर मिलना शुरू होगा। और ये बड़ी नसीहत है, लेकिन ये जल्दी ले ली गई। बिल्कुल, ये नसीहत जल्दी ले ली गई। 5-6 महीने में रेगुलेटर्स को, इन्वेस्टर्स को, वो बड़े सिफारिशें करने वाले ब्रोकरेजेस को, सबको ये समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ ये कुछ मामला ज़्यादा पेचीदा है। तो हमको सेबी की सिफारिशों का इंतजार रहेगा शुभम, कि सेबी स्टार्टअप कंपनीज के वैल्यूएशन के लिए नए नियम क्या तय करती है। बिल्कुल। और आप अगर उन निवेशकों में से हैं जिनकी उंगलियां जली हैं या हाथ जले हैं, उंगलियां भी छोड़िए, अब तो हाथ जलने जैसी स्थिति, आधी पूंजी रह गई है, तो आप अभी फिलहाल इंतजार ही कर सकते हैं और अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब अंतिम लेकिन सबसे ज़रूरी खबर की ओर बढ़ते हैं। 23,000 करोड़ रुपए के एवीजी शिपयार्ड घोटाले में कंपनी के ऑडिटर्स की भूमिका को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि बैंक से कंपनी ने जो कर्ज लिए वो दूसरी कंपनियों में उसके मालिक ट्रांसफर करते रहे और ऑडिटर्स ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अब सीबीआई हरकत में आ गया है। सर, एवीजी शिपयार्ड का मामला भी क्या अन्य फ्रॉड जैसे मामलों से, या यहाँ पर चेहरा ज़्यादा खराब है? शुभम, एपीजी शिपयार्ड का पूरा घोटाला हमें बहुत तरह से चौंकाता है। इसलिए चौंकाता है कि हम एक बार नहीं कई बार ठगे गए। हमने एक बार ऐसे घोटाले नहीं देखे, हम कई बार धोखे खाते रहे। बैंकों का पैसा लेकर दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट करना, फेक फर्म्स बनाना, शेल कंपनीज बनाना, ये इतनी नपीतुली और इतनी पुरानी व्यवस्था है कि भारत के नियामक अपने सामने देखते हुए इसे होने देते हैं। एपीजी शिपयार्ड के घोटाले में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जिसलिए मैं आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां एक बार फिर तमाम नसीहतों के बाद भी भारत के पहरेदार सोते हुए पाए गए। पहरेदारों ने शायद अपनी निगहबानी में कोट एंड कोट में इस घोटाले को होने दिया था। पहरेदार कौन है? कंपनियों के पहरेदार हैं उनके ऑडिटर्स। कंपनियों के दूसरे पहरेदार है
कंपनी लॉ बोर्ड और कंपनी सेक्रेटरीज जो और जहां पर वो रिटर्न फाइल करती हैं। कंपनियों का बड़ा पहरेदार है बैंकर, जो बोर्ड में बैठा हुआ है, ब्याज भी देता है और रेगुलेट भी करता है और समझने की कोशिश भी करता है कि कंपनी का धंधा कारोबार ठीक है, साफ सुथरा है कि नहीं। कंपनी का बड़ा रेगुलेटर है सेबी, जो ये समझने की जो ये जानने की कोशिश करता है कि कंपनी के भीतर क्या था। एबीजे शिपयार्ड का 22-23 हजार करोड़ का घोटाला अगर आप किसी भी सामान्य व्यक्ति के सामने रख दीजिए, उसको आश्चर्य होगा कि एक शिपिंग कंपनी को एक सीमेंट कंपनी बनाने की इजाजत दे दी गई। वो पैसा वो उसने घुमाकर सीमेंट कंपनी में लगा दिया। उस सीमेंट कंपनी के लिए क्लिंकर और लाइमस्टोन लाने के लिए एक जेट्टी बनाई गई, जिसके कई सारे मोटिव्स बताए गए। उसी कंपनी को पावर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, एक नई पावर कंपनी बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए दे दिया गया। और ये सब किन की निगाहों के सामने हुआ? ये सब उनकी निगाहों के सामने हुआ जो बैंकर्स थे, जिन्होंने पैसा लगाया और बाद में वहां झाड़ कर खड़े हो गए कि हमारा 22-23 हजार करोड़ रुपया डूब गया। कोई भी सवाल उठाता, और सबसे ज्यादा हुआ ऑडिटर्स की निगाह के सामने ऑडिटर्स ने अपने सामने ये सारा काम किया। और ऑडिटर्स के मामले में भारत की नसीहतें बहुत ज्यादा खराब है। 2009 के सत्यम घोटाले से लेकर आज तक आप देखिए, तो अब जो नई परत खुलकर आई है, ये जो स्केलेटन बाहर निकलना शुरू हुए हैं। और हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि हमने मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड में जब एनएससी स्कैम पर बात की थी, तब भी हमने कहा था कि नियामक भारत में सोते हुए पाए जाते हैं बड़े घोटालों में। वहां भी अब कबर्ड से स्केलेटन निकलना शुरू हो रहे हैं, वहां भी ऑडिट हुआ होगा, वहां भी नियामक रहे होंगे, वहां भी सेबी ने जांच की होगी, वहां भी एनएससी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे होंगे, और कोई नहीं बोला, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली कि क्या हो रहा है। यहां ऑडिटर की भूमिका को लेकर फिर बड़ा सवाल उठता है। और ऑडिटर के मामले को हमें गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि वो केवल कंपनी का कस्टोडियन नहीं है, उन बहुत सारे लोगों का कस्टोडियन है जिन्होंने जो कंपनी में निवेश करने हैं। उनको लगता है कि ऑडिटर की रिपोर्ट का मतलब साफ सुथरा चीज दिखाई देगी। सर, ऑडिटर्स पर इतने सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं, और हम इसमें उठने के बाद भी कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? आपने सत्यम का जिक्र किया, उस समय मुझे याद है उस ऑडिटर पर, पीडब्ल्यूसी पर रोक लगा दी गई, लेकिन तब से लेकर अब तक क्या सूरत सुधरी नहीं? 2008-9 का घोटाला था, आज हम 2022 में बैठे हैं, 10-12-15 साल हो गए। यहाँ जैसे पहले ठगे गए ऐसे फिर ठगे गए, तो वहां कुछ हो क्यों नहीं पाता है? सूरत कैसे सुधरेगी? आप एबीजे शिपयार्ड के ऑडिटर का किस्सा देखिए। एबीजे के शिपयार्ड के ऑडिटर्स को यह पता था कि यह सब हो रहा है, ये सारा फंड डाइवर्ट किया जा रहा है, शेल कंपनियां बनाई जा रही। जब उसे जांच में पकड़ा गया तो उसने सेबी के पास जाकर सेटलमेंट कर लिया, जो खबर छपी अखबारों में। और सेटलमेंट करने के बाद वो ऑडिट कंपनी के लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़कर बाहर चले गए। सेबी आज जो, या सीबीआई या ईडी, देश भर की सारी एजेंसियां जिस घोटाले की जांच के पीछे पड़ी हुई, उसका पहला रेड फ्लैग तो ऑडिटर की तरफ से आ जाना चाहिए था। ऑडिटर को पहला झंडा उठाना चाहिए था, क्या हो रहा। उसे जब पकड़ा गया तो उसने सेटलमेंट कर लिया सेबी के साथ, 27 लाख रुपए के आसपास की फीस दी, और वो मामला बंद हो गया। तो सवाल तो सेबी से भी पूछा जाना चाहिए कि अगर ये फंड का डायवर्जन हो रहा था तो ऑडिटर पर जांच क्यों नहीं की गई। हम यहाँ दूसरे सवाल पर आते हैं, जो सवाल आप उठा रहे हो। 2009 से लेकर आज तक आप हर घोटाले को उठाकर देख लीजिए, आईएलएफएस देख लीजिए, सत्यम देख लीजिए, देवान हाउसिंग फाइनेंस का घोटाला देख लीजिए, नीरव मोदी का घोटाला देख लीजिए, सब में कहीं ना कहीं ऑडिटर्स की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जब भी ऑडिटर्स पर रेगुलेटर कुछ सख्ती करते हैं तो भारत की अदालतें बीच में आकर उनको बचा लेती हैं। एनसीएलटी ने सत्यम के मामले में ऑडिटर्स पर रोक लगाई कि वो 5 साल तक ऑडिट नहीं करेंगे। सेबी ने रोक लगाई और सेबी की ही अथॉरिटी ने उस रोक को विड्रॉ कर लिया। सबसे ताजा मामला शुभम हमारे सामने अभी का है, बिल्कुल तुरंत का, जो इससे जुड़ा हुआ है आईएलएफएस से। आईएलएफएस के ऑडिटर पर रोक लगाई गई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि नहीं, इस ऑडिटर्स पे रोक को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो भारत के रेगुलेटर्स और भारत की अदालतें जो सबसे पहला चेक पॉइंट है, जो सबसे पहली फायरवॉल है, उसको लेकर इतनी कंफ्यूज हैं कि एक रेगुलेटर मानता है कि ऑडिटर जिम्मेदार है, दूसरा रेगुलेटर कहता है कि नहीं, ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है। वही कंपनियां जो अलग अलग घोटालों में अलग अलग पाई जाती हैं, ऑडिट कंपनियां, वो बाद में किसी न किसी रास्ते से बच के निकलती हैं। अब आज हम फिर वहीं खड़े हुए हैं जहां हमें फिर एक ऑडिटर की भूमिका दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं एक भीतर से जो रेगुलेटर्स के सिस्टम के अंदर एक बड़ी गहरी दरार का संकेत है। कम से कम एक बार भारत के रेगुलेटर्स को बैठकर ये तो तय करना पड़ेगा कि जो ऑडिटर्स हैं, जो पहले कस्टोडियन हैं
इंटीग्रिटी के किसी कंपनी में, उनके लिए नियम क्या होंगे, और अगर वो गलती करते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होगी, कम से कम ये तो पता चले। नहीं तो हम घूम घूम कर वहीं वापस आते रहेंगे, लोगों को बाद में पता चलेगा कि कंपनी लोन लेके 20,000 25,000 करोड़ का लोन लेके डिफॉल्ट कर गई। और ये महत्वपूर्ण समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीबीआई ने इस मामले की सुनवाई शुरू की है आज से और पूछताछ के लिए एबीजी शिपयार्ड के अधिकारियों को भी बुलाया है। तो ये पहरेदारों की भूमिका बजाय केवल जिन्होंने चोरी की या जिन्होंने अब घोटाला किया है उनकी भूमिका के जांच के साथ भारत में बड़े नियामकों को पहरेदारों की भूमिका भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो पहरेदारों की है। और सर, क्या हम इसको इस बात से भी जोड़कर देख सकते हैं कि 2 दिन पहले जो बात आपने कही कि सेबी ने जो एमडी और सीईओ पद को अलग अलग करने की बात कही थी मैनेजमेंट और बोर्ड को, वैसे सुधार अगर बढ़ते हुए और उनसे हम पीछे हट जाते हैं तो हमें और ज्यादा चिंतित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ये वहीं से कनेक्ट होता है। जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुनियादी मान्यता को नहीं स्वीकारेंगे, आपको लगेगा कि मैनेजमेंट, जैसे हमने बताया था कि कंपनी में 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक मैनेजमेंट, एक चेयरमैन, एक शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को तो पता ही नहीं कि कंपनी कैसे चल रही है, उसको तो अंदर जानकारी ही नहीं, वो तो शेयर खरीदे बैठा हुआ है। तो अगर मैनेजमेंट और चेयरमैन को या ओनर और मैनेजमेंट को अलग नहीं किया जाएगा तो ऑडिटर्स वही करेंगे जो सत्यम के मामले में हमने देखा, जो देवान हाउसिंग फाइनेंस या एलएफएस के मामले में देखा, जो हमने अभी एबीजी शिपयार्ड के मामले में देखा। अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा तो वो कम से कम उससे आप उम्मीद तो कर सकते हैं कि वो कंपनी के भीतर होने वाली किसी समस्या पर या किसी गलत चीज पर आवाज तो उठाएगा। देखिए, एक बार सख्ती हुई थी सत्यम में और एक बड़ी ऑडिट फर्म को एक बड़ी कंपनी का ऑडिट बीच में छोड़ना पड़ा और उसने कहा कि इस कंपनी का प्रमोटर हमें पूरी सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा और हम उससे अपने आप को विड्रॉ करते हैं। ये भी भारत में हुआ है सत्यम के घोटाले के बाद, जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। और वो उससे ये समझ में आता है कि अगर रेगुलेटर सख्ती करें और दबाव बनाए तो आधे घोटाले तो वहीं पकड़ लिए जाएंगे। पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में अगर ऑडिटर बाहर खड़े होकर यह कह दे कि कंपनी हमें सही सूचनाएं नहीं दे रही है, शेल कंपनियां बना रही है, अपने पैसे ट्रांसफर कर रही है, तो बैंकर तो सारे लोग सतर्क हो जाएंगे। पर ऑडिट रिपोर्ट्स बनती हैं, स्टैंप होती हैं, दस्तखत होती हैं, चली जाती हैं, फाइल हो जाती है रेगुलेटर्स के पास। समझ में पता तब चलता है जब हमारे सामने घोटाला आता है। तो वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सुधार था, वो सुधार इसलिए जरूरी था कि ये दबाव बना रहे कंपनियों पर कि पारदर्शिता रहेगी। बिल्कुल, ये था आज का मनी सेंटर, आज की दिन की बड़ी खबरें जो हमने अंशुमान जी से समझी। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। कल आपके पास लेकर आएंगे कुछ और खास। कल एक बहुत बड़ी खबर पर मनी 9 की टीम ने अभी से काम शुरू कर दिया है, तो कल जुड़ना मत भूलिएगा मनी सेंटर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।